सो प्रीलिम्स इज़ ओवर एंड मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपनी मेंस की प्रिपरेशन में जुट चुके होंगे। तो यह सीरीज आपके मेंस प्रिपरेशन में एक छोटा सा योगदान देगी। इससे आप सीखेंगे नए नए तरीके, जैसे आप आंसर लिख सकते हैं, नए स्ट्रक्चर, नए डेटा पॉइंट्स, नए एग्जाम्पल्स और नया वे ऑफ राइटिंग। ओके, तो आपको इसमें मैंने सारा कुछ करके रखा है। बस आपको मैं जैसे जैसे हम लोग गो थ्रू करेंगे वीडियो में, आपको बस अपना कंसंट्रेशन, अपना फोकस बना के रखना है। बिकॉज इन द एरा ऑफ रील्स एंड शॉर्ट्स वी नो दैट फोकस स्पैन एंड इज़ वेरी लो, तो लोग कंटिन्यू नहीं कर पाते। बट आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आपको मेंस क्रैक करना है तो यू हैव टू बी फोकस्ड। सिर्फ इसको देखना नहीं, समझना नहीं, इन सभी तरीकों को, इन सभी डेटा पॉइंट्स को, या जो भी आपको पसंद आते हैं, या जो भी आपके आंसर की रिक्वायरमेंट है और उसमें ये फिट बैठ रहे हैं, तो आपको इन्हें यूज करना है ताकि आपका आंसर और ज़्यादा ग्लोरीफाई हो सके। और ये जो मैं टॉपर्स कॉपी जो भी आपको बताऊंगी वो लाइक अंडर 50 रैंकर है। तो ये निधि शुक्ला मैम की कॉपी है, जिन्होंने 23 में, लेट मी शो यू, हाँ 23 में रैंक 8 होल्ड की थी, UPPCS 23। ओके, तो ये ऐसा नहीं है कि किसी की भी कॉपी है, ये खुद SDM रैंकर टॉप किया था उन्होंने, डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट पे वो हैं अभी। तो उनकी कॉपी हम एनालाइज करेंगे, समझेंगे कि कैसे, बिकॉज उनकी रैंक 8 है। सो अगर इनकी कॉपी हम समझेंगे तो इतना तो समझ आ जाएगा कि किस टाइप का तरीका एग्जामिनर प्रेफर करते हैं, या किस टाइप की चीज़ें लिखने से किस टाइप के एग्जाम्पल हमको ज़्यादा मार्क्स फेच कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज़ द मेन मोटो ऑफ दिस सीरीज एंड लेट्स बिगिन। Okay, and this is first video of our series and it is about GS2. It's GS2 copy. So I guess अगर जिसने अभी तक भी मेंस की प्रिपरेशन फुल फ्लेश नहीं स्टार्ट की, अगर उसने प्रीलिम्स क्रैक किया है, सो आई एम प्रिटी श्योर कि आपने अगर प्रीलिम्स क्रैक किया है, सो यू नो वेरी वेल, आपको पॉलिटी काफ़ी अच्छे से आती है। बिकॉज पॉलिटी का एक काफ़ी बड़ा मार्जिन होता है प्रीलिम्स में, तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा डीपली उसको पढ़ते हैं। तो आपने आई गेस लक्ष्मीकांत या एक स्टैंडर्ड सोर्स करके रखा है। और मुझे नहीं लगता, अगर आपके पास उतनी नॉलेज है ना, तो बस आपको कुछ शब्द की ज़रूरत है, बाकी इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट लाइक मोर नीडेड। UPSC इज समथिंग एल्स, उसमें आपको काफ़ी सारी थीसिस, काफ़ी सारी एनालिसिस, काफ़ी ज़्यादा आपको लक्ष्मीकांत के ऊपर भी जाना पड़ेगा। पर इसके लिए आपको शुरुआत करने के लिए लक्ष्मीकांत इज़ मोर देन इनफ। बस आपको तरीका चाहिए, आपको अपने एक्सप्रेशन के लिए शब्द चाहिए, जो कि आप न्यूज़पेपर के थ्रू, मैगजीन्स के थ्रू और डाउन टू अर्थ, घटना चक्र, प्रतियोगिता दर्पण, इस तरह की मैगजीन्स और न्यूज़पेपर, इनके थ्रू अपने एक्सप्रेशन को सुधार सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइबिंग दी प्रोविज़न इंक्लूडेड इन द राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम में कौन कौन से प्रोविज़न इंक्लूडेड हैं, और हमें फीचर डिस्क्राइब करने हैं किसके, फंडामेंटल राइट। ओके, सो इन्होंने जो इंट्रोडक्शन लिखा है वो 2 पैराग्राफ में लिखा है, पहले 2 लाइन का, देन सेकेंड इज 3 लाइन। ओके, तो राइट टू फ्रीडम enable an individual to effectively use the available other rights. Very simple, very basic thing कि जो हमारा राइट टू फ्रीडम है वो हमें दूसरे राइट को भी यूज़ करने का, इफेक्टिवली यूज करने में हेल्पफुल रहेगा। ओके, ऑल राइट। फिर दूसरा पैराग्राफ, पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द आर्टिकल 19 एग्जाम्पल राइट टू फ्रीडम to fully explore the individual capacity and interest areas. इन्होंने बहुत सिंपल सा राइट टू फ्रीडम किस चीज़ में हेल्प करता है, राइट टू फ्रीडम कहाँ से आता है, और लिबर्टी के बारे में सिंपल सा इन्होंने डिस्क्राइब कर दिया है, जो कि बहुत बेसिक है। आप मतलब ऐसा नहीं कहा जाएगा कि इन्होंने बहुत आउट ऑफ द बॉक्स कुछ इंट्रोडक्शन दिया है, बट आपको इतना इंट्रोडक्शन उस प्रेशर वाले एग्ज़ाम हॉल में लाना ही बहुत मुश्किल की बात होती है। इसलिए आप सोचिए अपने आप को यूनिक बनाने का, पर एटलीस्ट फर्स्ट यू हैव टू लाइक थरो विद द बेसिक थिंग।
उसके बाद ही आप कुछ अपना न्यू एक्स्ट्रा चीज़ डालने के एबल होंगे डालने में। बिकॉज मैंने देखा है लोग कहते हैं आपको मीन्स में एग्ज़ाम में नंबर फेच करने हैं या आपको ज़्यादा स्कोर करना है, तो यू हैव टू बी यूनिक, बट दिस इज़ नॉट द केस। यू हैव टू बी यूनिक, बट फर्स्ट कहते हैं ना कि आपको फर्स्ट बेसिक तो आप सबके लेवल में तो आ जाओ, उसके बाद आप अपना कुछ इंटरेस्ट, अपना कुछ पर्टिकुलर स्टफ डालिएगा। ओके, सो पहली हेडिंग इन्होंने डाली, प्रोविजंस इंक्लूडेड इन राइट टू फ्रीडम। पहले क्योंकि क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था प्रोविजंस इंक्लूडेड इन राइट टू फ्रीडम, तो उन्होंने सीधी एक हेडिंग बना दी, प्रोविजंस इंक्लूडेड इन राइट टू फ्रीडम। तो पहला, अंडर आर्टिकल 19 के अंदर कौन कौन से प्रोविजन इंक्लूड है, यहाँ पे नहीं डालना चाहिए, ये यहीं पे इनका सही रहता, बट लेट इट बी। फिर यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, ओके सॉरी, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ऐसे आएगा, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इट मीन्स नो पर्सन कैन डिवाइड of its way of thinking, feeling, acting or sharing. I don't know what C has written, let it be. तो इन्होंने सिर्फ पहला पॉइंट निकाला, राइट टू फ्रीडम एंड राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन कर दिया, क्योंकि हमें पता है ना, लेट मी टेल यू वन काइंड ऑफ लाइक trick. There is a trick of article 19 which is summer is practicing article 19. okay, तो S4 हो गया स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, association, movement, residence, profession. Okay, so summer is practicing article 19. This is a trick to learn to memorize all the articles, all the sub articles of the article 19. so I guess आपने याद नोट कर लिया होगा। और राइट टू प्रॉपर्टी इज़ नॉट द राइट, इज़ नॉट द फंडामेंटल राइट एज ऑफ नाउ, जो पहले था। तो ये हमने पहला कर दिया, स्पीच एंड एक्सप्रेशन का कर दिया। उसके बाद हमने असेंबली के बारे में लिख दिया, राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स बट इट डोंट गिव राइट टू स्ट्राइक। तो इन्होंने कहीं ना कहीं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी कहीं ना कहीं बता दिए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो लोग मिस कर सकते हैं। यही छोटी छोटी चीज़ें आपको नॉर्मल से टॉपर बना देती हैं, आई वुड से। देन थर्ड इज़, यहाँ पे आप एरो लगाने से बचें और लाइक आपको नंबरिंग कर देनी चाहिए, कि नंबरिंग आपको ज़्यादा मतलब एग्ज़ामिनर के माइंड में ये स्ट्राइक करेगा कि आपने 6 के 6 राइट्स लिखे हैं। अगर इन्होंने नंबरिंग कर दी है तो शायद उन्हें समझ नहीं आया कि इन्होंने 6 के 6 राइट्स लिखे हैं, बिकॉज एक अगर नहीं ध्यान गया तो मे बी वो सोचे कि इनको सारे राइट्स नहीं पता थे, तो ये ब्लफ करना चाह रही थी इस वजह से, बट ऐसा नहीं है, इन्होंने सारे लिखे हैं, बस नंबरिंग नहीं की। और इसके मार्जिन्स के इधर बाहर ही लिखना है राइट पे। ओके, तो राइट टू मूव हो गया, फिर राइट टू रिसाइड हो गया, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन हो गया। इन्होंने पाँचों के पाँचों राइट्स लिख दिए हैं, एक आई थिंक मिस हो गया इनसे, 1 2 3 4 5 6, देयर इज 6। इन्होंने राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन लिखा, असेंबली लिखी, एसोसिएशन लिखा, मूवमेंट लिखा, राइट टू प्रोफेशन इन्होंने नहीं लिखा। तो यहाँ पे इसलिए शायद इन्होंने नंबरिंग नहीं की थी, बिकॉज इनसे एक छूट गया था। राइट टू प्रोफेशन लिखे तो पूरा लिखे, और ट्राई करें, जब नहीं ही याद आ रहा तो फिर बात की बात है। These freedom rights ensure effective use of crucial rights। अब हमें सेकेंड पार्ट पे जाना है क्वेश्चन के। सेकेंड पार्ट, एक मिनट, हाँ,
सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का कहता है डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो इन्होंने बहुत खूबसूरती से एक फ्लो चार्ट बना दिया है, एक डायग्राम के तरीके से दर्शाया फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट। अब बिकॉज वी नो दिस इज़ द 125 मार्क वर्ड्स क्वेश्चन, हाँ 125, तो ज़्यादा हमारे पास इतना स्पेस नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में कर दें, और हमें करना भी है ताकि उसके एग्जामिनर के आँखों में भी आ जाए, अच्छे से उन्हें दिख भी जाए और क्लैरिटी भी मिल जाए। तो ये बहुत अच्छा वे होता है अपनी चीज़ों को दर्शाने का। तो फीचर्स पहला इन्फोर्सबल है, ठीक है। दूसरा इसमें रिट्स हैं, टू इशू रिट्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, प्रमोट इक्वालिटी माइनॉरिटी प्रोटेक्शन है, कंप्लाई विथ नेचुरल राइट्स, अमेंडमेंट के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, ये सब। अब इनका जो कंक्लूजन है वेरी वेरी बेसिक। एक चीज़ गौर की होगी निधि मैम की कॉपी में आपने, लाइक देयर इज़ नो इनोवेटिव थिंग, आई विल नॉट से कि इनोवेटिव नहीं है, बट आप ये सोचिए कि एक टॉपर से हम लोग जब कभी हम अपने दिमाग में लाते हैं तो हमारे दिमाग में होता हम कैसे करेंगे, या टॉपर से बहुत ज़्यादा कुछ अलग नहीं, सब सेम ही करते हैं। जब प्रेशर आता है ना एग्ज़ाम हॉल में और आपको 20 क्वेश्चन ख़त्म करने हैं, तो फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ योर कंप्लीटिंग all the 20 क्वेश्चन विच इज़ गिवन इन द एग्ज़ाम पेपर, नॉट टू बी यूनिक। वो आप करते करते आपके नेचुरली आपकी राइटिंग में आ जाएगा, तभी आप यूनिकनेस ला पाएंगे। ऐसा नहीं कि आपने आज सोचा और कल लिख लिया, आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और डेली आप धीरे धीरे कब आपके न्यूज़पेपर की चीज़ें, कब आपकी मैगज़ीन की चीज़ें आपके हाथों से आपकी आंसर्स में रिफ्लेक्ट होने लगेंगी, यू विल नॉट इवन नोटिस। तो आपको डरना नहीं है, स्टार्ट करिए अपनी प्रिपरेशन धीरे धीरे। तो फंडामेंटल राइट प्रमोट इक्विटी, जस्टिस, कॉपरेशन एंड कलेक्टिवली दिस लेड टू इंडिविजुअल फ्रीडम फॉर द पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। तो बहुत बेसिक सा, बहुत नॉर्मल सा इन्होंने कंक्लूजन लिखा है। और एक चीज़ और मैं आपको दिखाती हूँ अभी, रुकिए। सेम आपने देखा ना इक्विटी, जस्टिस, कॉपरेशन, लेट मी शो यू। सेकेंड क्वेश्चन है DPSP पे है। अब इसका कंक्लूजन देखिए। DPSP are the reflection of government intent, create equality, justice and justiciable rights for all in the 21st century। कहीं ना कहीं बहुत मिलता जुलता है, तो आपको इन सब चीज़ों से बचना है। बट अगर आपको नहीं उस टाइम पे समझ आ रहा, तो ये नहीं सोच रहा कि मैं लिख रहा हूँ तो मेरे से ही मैं गलत कुछ लिख रहा हूँ, नहीं। बिकॉज आपको भी पता है, उन्हें और एग्जामिनर्स को भी पता है, इतने एग्ज़ाम प्रेशर में आप बच्चा कंप्लीट कर पा रहा है, दिस इज़ द ह्यूज। अगर आपने अच्छे से एवरेजली भी, आपने एवरेज रूप से भी लिख के आपने सारे क्वेश्चन पेपर के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, तो आई एम लिटरली टेलिंग यू, आपको इंटरव्यू कॉल पक्का आएगी। आपको बस अटेम्प्ट करने हैं, और ऐसा नहीं कि कुछ भी लिखा है उससे रिलेटेड, भले ही उतना आउट ऑफ द बॉक्स नहीं लिखा, पर एवरेज या एवरेज से थोड़ा ज़्यादा, आपको दूसरों से कम बुरा लिखना है बस। ये नहीं कह रहा आपको कोई आप कुछ अलग ही क्वांटम साइंस लिख के आ जाओ या बहुत ही अलग लिखो, नहीं, आपको दूसरों से बुरा नहीं लिखना। दिस इज़ द सोल मोटो ऑफ योर एग्ज़ाम। चलो सेकेंड है DPSP फाउंड इन इट्स मेंशन इन पार्ट 4 of the Indian Constitution ensure socio-economic justice to the society। Very basic, socio-economic justice part 4, ये 2 इन्फो हैं इस 3 लाइन के इंट्रो में। सेकेंड, क्योंकि स्टेप्स पूछे थे DPSP के इम्प्लीमेंट, कौन कौन से DPSP इम्प्लीमेंट किए गए हैं अभी तक, ऐसा कुछ, और लिमिटेशन पूछी है। तो स्टेप्स, आर्टिकल 39A ये अमेंडमेंट के थ्रू आया। आर्टिकल 40 ये DPSP इम्प्लीमेंट हो चुका है विलेज पंचायत का। 41, 42, 43, आर्टिकल 45, 47, और इसके बाद आपको एक कनेक्टिंग लाइन यूज करनी, ये नहीं कि डायरेक्ट आपने यहाँ से ख़त्म किया और डायरेक्ट आप यहाँ आ गए। To start the second part of the question, please try to use a connecting link between both of them। तो इनकी कनेक्टिंग लाइन ये है, दो DPSPs are for fountain head
फॉर इंश्योरिंग जस्ट एंड इक्वल सोसाइटी बट इट्स ग्रिपल्ड बाय सेवरल लिमिटेशन सच एज। तो इन्होंने ये बता दिया कि डीपीएसपी किस तरीके से सही या किस तरीके से अच्छी चीज़ है, बट उसमें क्या क्या लिमिटेशन है ये भी उन्होंने अपनी लाइन में जोड़ दिया। तो दीज काइंड ऑफ स्टफ्स मेक यू अ टॉपर। बाकी सब चीज़ें तो सेम होंगी, आपको भी उतना आता है जितना टॉपर को आता है मेंस में। अगर आपने प्री क्वालिफाई किया ना तो यू ऑल्सो नो द सेम थिंग, बस आपको लिखने का तरीका आपको समझना है, बाकी सब कुछ आपको आता है। ये आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए माइंड में। तो कॉन्फिडेंस को देखते हुए आगे चलते हैं। 3 आप ट्राई कीजिएगा, कनेक्टिंग लाइन आपको यूज करनी है। कनेक्टिंग लिंक होना चाहिए आपके आंसर में, जो आपकी कॉपी में एक फ्लो लाएगी, आपके एक्सप्रेशन में एक फ्लो लाएगी। लिमिटेशन तो एक नॉन इन्फोर्सबल है, पुअर इंटर स्टेट एंड सेंटर स्टेट कोऑपरेशन है, राइजिंग इनइक्वालिटी फंडिंग कंस्ट्रेंट है, लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल है। देन इनका हमने देख ही लिया था कंक्लूजन, वही कि डीपीएसपी क्रिएट करते हैं इक्वालिटी, जस्टिस, जस्टिसेबल राइट फॉर ऑल इन 21st सेंचुरी। थर्ड, इसमें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पूछा गया है जोनल काउंसिल का, और रोल पूछा गया है कि ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में कैसे रोल निभाते हैं और प्रमोट करते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो सिंपल हमें करना क्या है, आप खुद थोड़ा लेक्चर पॉज कीजिए और सोचिए हाउ विल यू इंट्रोड्यूस दिस क्वेश्चन। तो सीधी बात है, अगर आपको कुछ यूनिक नहीं करना और आपको आंसर पहले कंप्लीट करना, दिस इज़ योर फर्स्ट प्रायोरिटी। आप देखेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपने देखा जोनल काउंसिल की बात हो रही है, और जोनल काउंसिल खुद में डिफाइंड नहीं है। ऐसा नहीं कि इसमें कुछ प्रारूप बना के हमें इंट्रोड्यूस पहले से, जैसे यूपीएससी में 3-4 लाइन के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें पहले से एक प्रीएम्बल टाइप का होता है, जिसमें एक लाइन में पहले से बता देते हैं कुछ ना कुछ उसके बारे में, बट यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जोनल काउंसिल सीधा दिया है। तो इट्स योर ड्यूटी टू डिफाइन व्हाट इज़ जोनल काउंसिल फर्स्ट। तो इन्होंने सेम किया है। जोनल काउंसिल एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्रिएट की गई है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत, और इंश्योर करती है बेटर कोऑर्डिनेशन स्टेट और सेंटर के बीच में। तो इन्होंने 3 चीज़ें एक अपने इंट्रोडक्शन में बताई। पहला कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ओके फर्स्ट। उसके बाद ये कहाँ से या किसके द्वारा बनाई गई है, SRA एक्ट के थ्रू। और ये करती क्या है, कोऑर्डिनेशन बिठाने का काम करती है 2 लोगों के बीच, 2 सेक्शन के बीच में, वो है एक सेंटर और एक स्टेट। अब 5 है हमारे यहाँ जोनल काउंसिल, और उसको इन्होंने बहुत खूबसूरती से एक छोटा सा मैप बना के इसको दर्शा दिया है, नॉर्दर्न, वेस्टर्न, सेंट्रल, नॉर्थ ईस्टर्न, सदर्न जोनल काउंसिल ऑफ इंडिया, ओके। देन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ जोनल काउंसिल एंड रोल ऑफ जोनल काउंसिल्स, किसमें इन्होंने पूरी हेडिंग नहीं डाली है, सॉरी, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, रोल ऑफ जोनल काउंसिल इन प्रमोटिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। जैसे इन्होंने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर किया, तो इसमें क्या है, पहले चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, मेंबर हैं और एडवाइज़र्स हैं, ये हो गया। अब इसके बाद पहला हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब रोल देखना है रिजॉल्व करने में, डिस्प्यूट रिजॉल्वेशन में। तो डिस्कशन डेलिब्रेशन होता है, एनी मैटर ऑफ बॉर्डर डिस्प्यूट वो सॉल्व होते हैं, प्रमोट नेशनल इंटीग्रिटी होती है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में बात होती है। बस इन्होंने यहाँ पे ख़त्म कर दिया। पर इस चीज़ को एक आप ऐसे कर सकते हैं कि रोल ऑफ जोनल काउंसिल इन प्रमोटिंग, ताकि आप क्वेश्चन को पूरा आप जो डिमांड है उसको फुलफिल कर सकें। इन प्रमोटिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो क्वेश्चन की डिमांड पूरी करना बहुत ज़रूरी है। जैसे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिमांड मिस हो गई है, बट लेट इट बी।
यही सब चीज़ें सीखनी है, बिकॉज एक टॉपर से भी गलती होती है और स्टिल वो टॉपर बनता है। तो आपको ये समझना है कि ऐसा कोई भी नहीं है जो सिली मिस्टेक ना करे। प्रीलिम्स में ऐसा कोई नहीं है जो मेंस में वो सारी चीज़ें कन्वे कर पाए जो वो सोचता है जो नीडेड है। तो गलतियाँ सबसे होती हैं और वी आर द ह्यूमंस, और गलतियाँ हम ही से होंगी। तो ऐसा नहीं कि आपको गलतियाँ करना आप नहीं कर सकती। यू आर वेरी मच अलाउड टू डू मिस्टेक्स, बट if you have the chances to like minimize your mistakes, it will be better. आप बहुत ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे अगर आपके पास चांसेस हैं। आप थोड़ी अपनी मिस्टेक्स कम कर सकते हैं, और ये आंसर्स कॉपी, टॉपर्स कॉपी आर द वे टू मिनिमाइज आवर मिस्टेक। इनसे सीखें, इनकी अच्छी बातें भी हमें नोट करनी है और इनकी गलतियाँ भी हमें नोट करनी है। अच्छी बातें हम अपने आंसर्स में इंक्लूड करेंगे, और जो हमें लगता है कि ये गलत है वो हमें सेल्फ इवेल्यूएशन का तरीका सिखाएंगे। अगर हम इनकी कॉपी इवेल्युएट कर सक रहे हैं, इसका मतलब जब हम आंसर लिखेंगे सो वी डोंट नीड एनी इवेल्युएटर टू चेक आवर कॉपी, बिकॉज वी ऑल्सो नो द कोचिंग माफियाज और नॉट द सेक्रेड वन, जो आपकी बहुत अच्छे इवेल्युएटर्स आपकी कॉपी चेक कराने वाले हैं इन 2-3,000 टेस्ट सीरीज। तो हमें खुद इवेल्युएट करना है, और उसके लिए हमें ये टॉपर्स कॉपी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। रोल ऑफ जोनल काउंसिल ये हमने देख लिया। यहाँ पे क्या गलती थी, टू प्रमोट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात इन्होंने नहीं की है जो हमें करनी चाहिए थी। 4th क्वेश्चन, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मेथड क्या है, और भी अल्टरनेटिव ADRs जो हैं उनके बारे में बताना है। तो सबसे पहले इंट्रो में यही करना चाहिए जो इन्होंने बहुत अच्छे से किया है। व्हाट इज़ ADR? ADR का एम है टू प्रोवाइड स्पीडी, flexible and citizen friendly justice. Very crisp intro she has given at low cost of expenditure. अब दूसरे पैरा में है, ADR is suitable in dealing high pendency of cases in courts and provide quality based justice. ओके, बहुत खूबसूरत इंट्रो दिया है इन्होंने, और हमें भी ऐसे ही क्रिस्प, शॉर्ट और डायरेक्ट डिमांड को फुलफिल करने वाला इंट्रो देना है। डिफरेंट ADR मैकेनिज़्म, पहला आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन क्या होता है, एक थर्ड मेंबर होता है जो करता है, जो चार्ज लेता है, एंड सेटिंग द कॉज ऑफ कंसर्न बिटवीन द पार्टीज, मतलब दो लोगों के बीच में क्या दिक्कत है उसको ठीक करता है आर्बिट्रेट करके। कंसिलिएशन, इट इज़ अ म्यूचुअल बेसिस टू सॉल्व डिस्प्यूट एंड कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर टू एंड द डिस्प्यूट। लोक अदालत क्या करती है, लोकलाइज्ड सॉल्यूशन टू रिजॉल्व रीजनल डिस्प्यूट्स इन स्मॉल रीजन सच एज विलेज, अर्बन एरिया एंड सब अर्बन्स। मीडिएशन भी एक तरीके का ADR है, और नेगोशिएशन भी। अब बेनिफिट क्या है ADR की, बहुत अच्छा फ्लो चार्ट आप ऐसा साइड वाला यूज कर सकते हैं। इन्होंने ऐसा स्पोक एंड हब का कुछ मॉडल यूज किया है। कॉस्ट इफेक्टिव है, रिड्यूस पेंडेंसी ऑफ केसेस, इजी टू यूज़, इम्पॉर्टेंट DPSP, आर्टिकल 39A जो कि नालसा के बारे में बात करता है। ओके, अब इन्होंने बताया है कि ADR तो अच्छी चीज़ है, बट कहीं ना कहीं इन्होंने कि पिंच ऑफ हिंट भी दिया है कि कहीं ना कहीं अगर हम इसको एज अ क्वेश्चन नहीं लेते, अच्छे से हैंडल नहीं करते, तो ये कुछ नेगेटिव में भी जा सकता है। जैसे कि इन्होंने बहुत अच्छा तरीका किया है इसको सॉल्व करने का। इंडिया हैज़ सम ट्रेडिशनल मीन्स ऑफ ADR ऑल्सो लाइक खाप पंचायत in Haryana which hear local matters of concern. This is good, but somehow आपको पता है खाप पंचायत की क्या नेगेटिविटी है, क्या इशू क्रिएट होते हैं खाप पंचायत से, जो कि आई थिंक UPSC में एक बार क्वेश्चन आ चुका है मेंस में इसके ऊपर, एंथ्रोपोलॉजी में आ चुका है, विच आई कैन गारंटी यू। ओके, तो खाप पंचायत इन हरियाणा, ये बात हुई। और उसके बाद ADR द रे ऑफ होप टू रिड्यूस प्रिजन ऑक्यूपेंसी कितनी, 135%। ये आपके फैक्ट डालने से आपका जो स्टेटमेंट है उसकी जो वैल्यू है बढ़ जाती है। टाइमली जस्टिस डिलीवर टू द कॉमन मैन। फिर दिस इज़ आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, विच इज़ इंडिया इज नीदर प्योरली फेडरल नॉर यूनिटरी, मिक्सचर ऑफ बोथ। तो 3 लाइन का इंट्रो है,
इंडिया फेडरल स्ट्रक्चर टुक इट्स मॉडल फ्रॉम, कहाँ से, कनाडा से लिया है, विच फोकस ऑन स्ट्रॉन्ग सेंटर एंड डिवोल्यूशन ऑफ फ्यू पावर्स टू द स्टेट। सीधी बात बता दी गई है कि कहाँ से लिया गया है और ये क्या करता है। देन फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेकेंड पार्ट इज़ यूनिटरी स्ट्रक्चर ऑफ। बस यहाँ पे एक गलती हो गई है जो हम यहाँ पे आप खुद नोटिस कर लेंगे। यहाँ पे 3 पॉइंट दिए इन्होंने और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 पॉइंट दिए हैं। तो मतलब यूनिटरी ऐसा नहीं है, इसमें और पॉइंट हैं, बट मे बी बिकॉज ऑफ द एग्ज़ाम प्रेशर उतना नहीं याद आ रहा होगा या कुछ भी रीज़न हो सकता है। पर एक चीज़ बहुत अच्छी है नोटिस करने वाली, बिकॉज इस तरह की क्वेश्चन में पीपल प्रिफर टू ड्रॉ अ टेबल, बट इन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग यूज करके इन्होंने बहुत अच्छा तरीका यूज किया है कि टेबल अगर ये बनाते तो इनके पास 3 पॉइंट ही इधर थे और 6 पॉइंट इधर थे, जो कि प्योरली एक डिसबैलेंस शो करता। तो इन्होंने उस डिसबैलेंस को अवॉइड करते हुए हेडिंग का यूज किया है। तो जब भी आपके पास ऐसा हो कि एक साइड कम हो एक साइड ज़्यादा पॉइंट हो, तो नेवर ट्राई टू ड्रॉ टेबल को अवॉइड करना सबसे बेहतर तरीका होगा। पहला, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, 7 शेड्यूल और इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड बाईकैमरल लेजिस्लेचर इन्होंने लिख दिया। अब यूनिटरी है, गवर्नर का अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट, गवर्नर का अपॉइंटमेंट हो गया। स्टेट बाउंड्री का अल्टरेशन पावर किसके पास है, इमरजेंसी की पावर किसके पास है, सेंटर का लॉ प्रिवेल करता है। और रिजर्वेशन ऑफ सर्टन बिल्स फॉर प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए जो गवर्नर रखता है। मोर इम्पॉर्टेंट आइटम लाइक डिफेंस, कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ें यूनियन लिस्ट में बता दिया। यूनियन के पास यूनिटरी पावर क्या है। ओके, केसी वेयर, ये हम लोग हमेशा प्रीलिम्स में पढ़ते हैं। दिस इज़ द आई थिंक द इंट्रो पार्ट ही होता है कि क्वासी फेडरल बोला है इन्होंने, और बोथ एलिमेंट है इसमें, सेंटर भी और स्टेट भी। सो as now we are ending this lecture. I hope you guys have enjoyed the lecture and try to note it down all the important things, and if you have any suggestion for me to include it in next video, please feel free to comment and डू लेट मी नो अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं या कोई नए टॉपर्स की किसी और की आपको है कि इनकी मैम आप कीजिए एनालाइज, तो आई विल डू इट फॉर यू। तो आप उनका भी नाम सजेस्ट कर सकते हैं, बट दिस सीरीज विल गो ऑन एज मच आई विल ट्राई कि जितना मैं कर सकूँ उतना मैं करूँगी। और आप लोगों को ऐसे ही इसमें से अभी तो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं, बिकॉज ये एक पॉलिटी का GS2 का है, तो पॉलिटी यू गाइज ऑलरेडी नो, तो उसमें कुछ इतना खास नहीं मिलेगा कंटेंट। बट जैसे ही हम गवर्नेंस IR पार्ट में आएंगे, सोशल जस्टिस में आएंगे, फिर उसके बाद जो हम GS 1 3 4 UP के पेपर, तो उसमें आपको बहुत नया कंटेंट मिलेगा। तो आप एक नोटबुक या तो A4 शीट लेके बैठिएगा लेक्चर के साथ, और उसको फटाफट आप नोट करते रहिएगा या तो पॉज करके, ताकि आपकी खुद की एक रिपोजिटरी ऑफ एग्जाम्पल और केस स्टडी तैयार हो सके, जो कि आपने खुद देखी होगी कि वो आंसर में कैसी यूज हुई है। सो यू कैन यूज़ दो स्टफ इन योर आंसर्स इन फ्यूचर। और आपको अलग से कहीं से टेबल या कुछ 4-6 पेजों का एग्जाम्पल शीट नहीं लेना पड़ेगा, बिकॉज दैट विल नॉट वर्क फॉर यू। आपने जिस टॉपिक को, जिस एग्जाम्पल को देखा है, क्वेश्चन से उठाया है कि वो कैसे यूज हुआ है, तो वो ज़्यादा आपको हेल्प करेगा एक आंसर को बेहतर बनाने में। सो दिस इज़ ऑल आई हैव टू से, एंड साइनिंग ऑफ। I will meet you in the next session. Thank you.